जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहु अब शनि के उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर अब शनि के नक्षत्र में रहेगा। शास्त्र कहता है शनिवत राहु, यानी जैसा व्यवहार शनि करते हैं वैसा ही व्यवहार राहु करता है। यानी कहीं ना कहीं राहु अगर शनि से मिलन करते हैं तो ये एक अच्छी ही स्थिति मानी जाती है। लेकिन बहुत बार इसको कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि की युति बहुत हद तक अच्छी नहीं होती। इस दौरान व्यक्ति अपने कर्म को भूलकर ऐशो आराम के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सबसे पहली सावधानी आप लोगों के लिए यह है कि अगर इस दौरान जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे तो आपको जितने ज़्यादा अपने कर्म की तरफ प्रधानता देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान सुख साधनों के अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन उन सुख साधनों में आपको एंट्री तो करनी है, उनको भोगना तो है, लेकिन उनके चक्कर में अपना कार्य क्षेत्र नहीं भूलना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा जिसको हम कहते हैं आगे की तरफ जाने वाला नक्षत्र, भाद्र यानी भगवान विष्णु, पद यानी चरण, यानी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का सफलता से भगवान विष्णु से और जीवन में अग्रसर होने की तरफ स्थिति को दिखाता है। इसलिए ही इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसको शनि की महादशा मिलती है और शनि कर्म और कार्य क्षेत्र के मालिक है। यहाँ राहु मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि जिसको हम मत्स्य कहते हैं या मछली का एक युग्म जो एक दूसरे के पीछे लगातार चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके का एक युग्म होता है जो कि एक जल तत्व राशि कहलाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में ही होता है और राहु को भी कहीं ना कहीं हम मत्स्य मछली का प्रतिरूप कहते हैं। बहुत से लोग तो राहु की रेमेडी में ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप राहु से संबंधित यानी काली मछली को पालिए, उसकी सेवा कीजिए तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी राहु यहाँ मीन राशि के अंदर खुद मछली तत्व लिए हुए शनि के नक्षत्र में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता आपके जीवन में दिखा ही रहे हैं। शनि को देखें वर्तमान में तो वो कुंभ राशि में है, बृहस्पति की राशि में राहु है तो बृहस्पति को देखें तो वो वृषभ राशि में है। यानी इसका मतलब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राहु गुरु की राशि में, गुरु वृषभ राशि के अंदर, एक शुभ राशि के अंदर, एक धन की राशि के अंदर है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि इस दौरान चल रहे हैं अपनी ही कुंभ राशि के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरी हम राहु के लिए कह सकते हैं। जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि ये कर्म का नक्षत्र है, क्योंकि इसके स्वामी शनि है। आध्यात्म से जोड़ते हैं, सफलता से जोड़ते हैं, शोध से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। यानी जो लोग इनसे संबंधित कार्यों में काम करते हैं उनके लिए शुभ हो जाता है। ऐसा ग्रह अचानक से फल देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव है अचानक से फल देना, और अचानक से फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो जीवन में कुछ कर्म करता है, और शनि कर्म के कारक है। इसलिए राहु का शनि के नक्षत्र में जाना किसी न किसी रूप से शुभ ही माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता के बारे में बात करें, क्योंकि वो तो हमने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर कोई जन्म लेगा तो शनि की उसको महादशा मिल जाती है। लेकिन इसके देवता के बारे में बात करें तो इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य जिनको एक सर्प से संबंधित जोड़ा गया, राहु को भी हम सर्प से जोड़ते हैं। ऐसे सभी जीव या जंतु जो रेंग रेंग कर चलते हों जीवन में, उनका कहीं ना कहीं राहु से संबंध है। क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि राहु का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा नहीं है, यानी उसके पास चरण नहीं है, पद नहीं है, चलने के लिए पाँव नहीं है। इसलिए रेंगने वाले जो जीव जंतु जैसे सर्प होता है या मछली है, ये रेंग रेंग कर चलते हैं, तो उनसे भी इनका कहीं ना कहीं झुकाव देखा गया है। और इनका सीधा सीधा तात्पर्य कहीं ना कहीं अहिर का मतलब होता है, अहिर बुधन्य का मतलब है, अहिर मतलब सर्प, बुधन्य मतलब भगवान विष्णु। यानी एक बात स्पष्ट है कि बार बार जब भगवान विष्णु का इसमें संपर्क दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आप इस दौरान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, आप इस दौरान शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या जो भी ईश्वर जो भी इष्ट सर्प को धारण किए हुए हैं, जैसे भगवान गणेश सर्प को बांधते हैं, भगवान शिव गले में धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, तो इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता मिलती है, जिसमें आप नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम, त्र्यंबकम मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ
या शिवलिंग पर जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक आदि करना ऐसी स्थितियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका क्या विशेष प्रभाव होने वाला है जब राहु ग्रह शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन कैसे फल देगा। राहु कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में बैठे हैं। शास्त्र कहता है सप्तम भाव में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। शुभ ग्रह होंगे तो ठीक है, खाली हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अशुभ ग्रह सप्तम भाव में आते हैं तो सातवां घर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, साझेदारी और जीवन साथी का होता है। जब राहु केतु का ट्रांजिट हुआ चेंज, तब मैंने आपको विशेष सावधानी कही थी कि भी 7th हाउस में राहु आ रहे हैं, थोड़ा सा अपने वैवाहिक संबंधों को संभाल कर आपको चलना। अब राहु कहाँ आ गए हैं? सप्तम भाव में है, शनि के नक्षत्र में। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है कि राहु शनि के नक्षत्र में। पहली बात, राहु सप्तम भाव में है, गुरु की राशि में, और गुरु कहाँ है? 9th हाउस में। इसका मतलब राहु जिसकी राशि में है वो प्लेनेट ठीक है। और राहु और केतु के लिए हमेशा कहा गया जिस भाव में है, जिसके साथ हैं, जिसकी राशि में है, जिसके नक्षत्र में है, उसके फल देते हैं। उनके खुद के अपने इतने स्वतंत्र फल नहीं होते। अब राहु यहाँ गुरु की राशि में है, गुरु बैठे हैं 9th हाउस में, यानी राहु कहीं ना कहीं जीवन में सप्तम भाव यानी पद प्राप्ति को चला कर रखेंगे। आपके नौकरी को, आपके व्यापार को, कर्म कार्य क्षेत्र को किसी न किसी रूप से चलाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि वो गुरु की राशि में है और गुरु 9th हाउस में शुभ है। लेकिन राहु अंदरूनी रूप से कहाँ पहुँच गए? अंदरूनी रूप से वो शनि की कक्षा में पहुँच गए। और शनि की कक्षा क्या कह रही है? शनि की कक्षा कहती है कि शनि इस दौरान छठे घर में वक्री रहेंगे 14 नवंबर तक। यानी राहु जिस प्लेनेट की राशि में नक्षत्र में है वो शनि है, यानी इसका एक फल शनि पर भी डिपेंड करेगा। और शनि छठे घर में वक्री है तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। तो सबसे पहले इस दौरान हेल्थ इश्यूज बनते दिखाई देंगे। 14 नवंबर तक सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर किसी प्रकार का लोन, कर्ज या EMI चल रहा है, उसका प्रेशर आप पे बनेगा। क्या होता है, बहुत बार व्यक्ति EMI देता रहता है, उसकी EMI सुचारू रूप से चलती रहती है, सैलरी आती है, कट जाती है, चलता रहता है, लेकिन कभी कभी खर्च बढ़ जाते हैं। खर्च बढ़ने के कारण उस पर लोन का प्रेशर बढ़ जाता है। छठा घर शत्रुओं का है तो शत्रु पक्ष एक्टिवेट हो सकता है। ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग बाग, समाज में जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने में सक्षम होते हैं, आपको इंटरनली रूप से परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहीं छठा भाव शत्रुओं का, जिन लोगों को कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट चल रहा है उनको इस दौरान प्रॉब्लम बढ़ सकती है। या कह सकते हैं अगर उनकी कुंडली में उनकी दशाएं खराब चल रही हैं तो उनके वो फल नेगेटिव भी आ सकते हैं, यानी वो केस आदि हार भी सकते हैं। यानी जब तक शनि वक्री रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में रहेंगे 14 नवंबर तक, तब तक ये कष्ट ज़्यादा रह सकता है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारे उपाय बताए, जिसमें मैं अभी भी आपको कहूँगा कि भैया भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप को पकड़ लीजिए, उन देवी देवताओं के नाम जपना शुरू कर दीजिए, उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दीजिए, विष्णु सहस्रनाम करिए, नारायण कवच करिए, भगवान कृष्ण से संबंधित मंत्र करिए, भगवान राम से संबंधित, परशुराम से संबंधित, इनसे संबंधित पूजा पाठ करिए, लगातार करिए अगर आपको इन प्रॉब्लम से बचना है। ये इनको आपको एक्सटर्नली एक ऐड करना ही पड़ेगा कि भी इन उपायों को हम ऐड करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अन्यथा राहु एक तरफ गुरु की राशि में है तो शुभ है, दूसरी तरफ शनि के नक्षत्र में है तो अशुभ है। तो क्या करेगा? 50-50 रिजल्ट मिल रहा है, कभी आराम मिल रहा है, कभी प्रॉब्लम हो रही है, कभी लाभ हो रहा है तो कभी हानि हो रही है। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए उपाय किए जाते हैं, और जो बातें बताई उनको हमेशा ध्यान रखिए कि भाई इस दौरान ये हमें ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके से राहु या शनि इनसे संबंधित दशांतर प्रत्यंतर चल रही है तो भी विशेष सावधानी की जरूरत है और उपाय अवश्य करने होंगे। जय श्री राम।